Am I audible, guys? Yes, sir. Chalo. Good morning. Go through your last lecture notes, beta. Last lecture we completed that electronic configuration part. और आज जो डिस्कशन करना है अपने को वो है जो वेव इक्वेशंस हमने देखी थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। बेसिकली हमें सॉल्व तो नहीं करना है, लेकिन जो सॉल्यूशंस हैं, जिन सॉल्यूशंस को हमने वेव फंक्शंस बोला था, ऑर्बिटल्स बोला था, उनको एनालाइज करना है। ठीक है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट आप मान के चलिए 5-6 सालों में इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ा दी है। थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, तो शायद पहले नहीं देते थे, और लेकिन अभी तो वो डालने लगे हैं। सब्जेक्टिव के टाइम पर देते थे और बीच में थोड़ा सा बंद किया था, बट उन्होंने फिर से देना शुरू कर दिया है। और 2017 में मैं आपको दिखाऊंगा कि 2017 में पैराग्राफ पूरा का पूरा दे दिया। 3 क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन दैट पैराग्राफ। तो अभी मान लीजिए कि किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा, इग्नोर कर दिया इसको, और बोला कि ये तो लास्ट का वैसा पार्ट है, एक तो श्रोडिंगर इक्वेशन समझ में नहीं आ रही है, सॉल्यूशंस वगैरह क्या है, तो वो इग्नोर कर दिया, तो वो तो फिर गया, है ना। तो एक डिफरेंस सेट कर दिया उस पैराग्राफ में। जब 3 क्वेश्चंस किसी एक चैप्टर के एक ही कॉन्सेप्ट पर आ गए, तो फिर क्या कह सकते हैं। तो इसीलिए प्रिपरेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए, हमें सब कुछ पढ़कर जाना है अच्छे ढंग से। और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, चीजें डील की जा सकती हैं। अगर आप जबरदस्ती श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को देख करके डरेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। तुमने देखा होगा कि मैंने लिखा जरूर है, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला कि आपको वो रटना है, याद करना है। उसको मैं थोड़ा सा एडवांस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी दिया और थोड़ा बहुत सॉल्विंग भी कराई, बट उन सब की कोई जरूरत नहीं। जहां जहां जितनी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने बताया, है ना। कि हमने साई पढ़ा, फिर हमने बोला कि साई की फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, साई स्क्वायर की है। ठीक है, साई को वेव फंक्शन या एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं, और साई स्क्वायर इंटेंसिटी को इंडिकेट करता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर अगर प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करें तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल सकते हैं। और आज हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा है ना, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, यानी हम न्यूक्लियस से जब जैसे जैसे दूर जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैसी होगी वो ग्राफिकली भी चेक करेंगे, और जो सॉल्यूशंस हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के उनको एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो लेकिन एक प्रॉब्लम ये होता है बेटा कि अगर हम लोग अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डील करते हैं ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स समझते ही हो तुम लोग, एक्स वाई जेड, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप समझते ही हो। यहां पर जैसे मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं, ये z ले लेते हैं। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इसमें अगर हम डील करेंगे तो हम लोग कैसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी से पहले हम लोग वेव फंक्शन ऐसे लिखते हैं ना, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, सही है ना। तो मैथमेटिक्स है और कुछ तो है नहीं इसमें। लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स जिनको हम कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। इट इज easy for us to deal in polar coordinates rather than Cartesian coordinate system. So उसमें क्या होता है कि 2 चीजें रहती हैं। जैसे आपने न्यूक्लियस मान लिया, ओरिजिन जैसे उसको ले लिया, तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, किसी भी पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो एक तो आप इसको x, y, z से रिप्रेजेंट कर सकते हो इस पॉइंट को, राइट ना। दूसरा, जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाते हैं तो 2 चीजें होती हैं। एक, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, जिसको आप रेडियस बोल रहे हो, r बोल रहे हो, ठीक है। इसीलिए देखो रेडियल प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है। सो इसको r बोल रहे हैं। 2 चीजें मैंने जैसे बोला कि एक
डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, जिसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरा पार्ट होगा एंगल्स का। ठीक है, तो दो मैं एंगल आपको बताऊंगा। एक जेड एक्सिस से एंगल, ये देखो आपको मैंने यहां पर लिख दिया इसको थीटा, ये थीटा लिख दिया। अब जो है ये पॉइंट मान लीजिए ए है, इससे मैंने जो एक्स वाई एक्सिस है उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और उसके बाद इसको ओरिजिन से इस पॉइंट को मिला दिया। अब ये एक्स एक्सिस से लेटर से फाई एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैंने तीन चीजें वैसे लिखी हैं, दो ही, एक तो रेडियस हो गई और एक जो मैंने एंगल्स में उसको डिनोट किया है। तो यहां पर जो पहला एंगल है वो एंगल कहां से है बेटा, वो जेड एक्सिस से एंगल है। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? हाँ, उसको हम लोग पोलर एक्सिस भी बोलते हैं। जो जेड एक्सिस है उसको पोलर एक्सिस भी बोलते हैं, और ये जो थीटा है इसको पोलर एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पोलर एंगल बोलते हैं। और फिर हमने जो आप इसको ओ जैसे ले लो, इस ओ ए का प्रोजेक्शन फाइंड आउट किया एक्स वाई प्लेन पे। जो ओ ए था उसका प्रोजेक्शन फाइंड आउट किया कहां पर, एक्स वाई प्लेन पे। कैसे फाइंड आउट किया? ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने, और फिर जो है ओ से उसको मिला दिया। तो ये जो एंगल है एक्स एक्सिस से उस प्रोजेक्शन का, उसको हमने फाई बोला। ये हॉरिजॉन्टल एंगल इसको कहते हैं, एज्यूमिथल एंगल। क्या बोलते हैं? एज्यूमिथल एंगल। तो हमारा जो थीटा है, जो कि वर्टिकल एंगल उसको बोल रहे हैं, थीटा जो है वर्टिकल एंगल है, और फाई जो है वो हॉरिजॉन्टल एंगल है, हॉरिजॉन्टल एंगल है। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम मैंने क्या बोला? एज़ुमिथल एंगल। नाम पे नहीं जाना है, वो तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। वर्टिकल एंगल को क्या मैंने बोला बेटा? पोलर एंगल। तुमने जैसे पहले भी देखा हुआ है कि मैंने आपको बोला था कि प्रेफरेंस में हम जेड एक्सिस को लेते हैं, याद आ रहा है? जब आपको मैंने डी जेड स्क्वायर, पी जेड, याद है, इन सब में बोला था, तो मैंने बोला था कि हम प्रेफरेंस में जेड एक्सिस को चूज करते हैं। ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जब डिफाइन किया तो भी मैंने बोला जेड एक्सिस को प्रेफरेंस में लेते हैं। तो माइंड में सॉल्विंग के लिए भी यही चीज दिमाग में रखना, ठीक है ना, ये काम आएगा तुमको। तो यहां पर आर क्या है बेटा? आर को लिख लो रेडियल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं आर को? रेडियल डिस्टेंस। आप धीरे धीरे सब समझते जाओगे, घबराना नहीं केवल बेटा, समझाना मेरा काम है। पैनिक नहीं करना किसी चीज को देख करके। कोई चीजें हैं लगती डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप स्लोली स्लोली करते हो तो वो सब आसान होता चला जाता है। ठीक है, फाई एंगल PHI करके लिखते हैं बेटा, हाँ, प्रोनाउंसिएशन फाई है उसका। थीटा जो है वो जेड एक्सिस से एंगल है, उसको पोलर एंगल बोल रहे हैं, दैट इज वर्टिकल एंगल। फिर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स वाई प्लेन पे, और फिर एक प्रोजेक्शन बनाया, और जो जैसे मान लीजिए यहां पर बी लिख दो, ओ बी, है ना, ये। तो ओ बी, ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस से क्या एंगल बनाती है, एक्स एक्सिस से क्या एंगल बनाती है, उसको हमने एजिमुथल एंगल बोला, जो कि हॉरिजॉन्टल एंगल है। तो अब जो साई एक्स वाई जेड था, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? साई, और यहां लिखेंगे आर थीटा फाई। क्या आप समझ पाए बेटा किस तरह से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव किए? और इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। नाम जरूर लिख लेना, कई बार आता सब है, पता चला कुछ और नाम लिखकर दे दिया तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब माइनस नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इस डर की वजह से हम अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं।
लिख लिया बेटा? हम्म। अच्छा, ये गलती से मेरे ख्याल से रेडियल एंगल लिख गया, दो तीन चीज साथ में बोल रहा था। ये रेडियल क्या है बेटा? बोला मैंने, सही होगा पहले। रेडियल डिस्टेंस, हाँ। आर है तो एंगल कैसे हो सकता? रेडियल डिस्टेंस, ठीक है। सो आर रेडियल डिस्टेंस, थीटा पोलर एंगल, पोलर एक्सिस उसको बोला था, जेड एक्सिस, एंड फाई इज एजिमुथल एंगल। ये तीन चीजें हैं। फिर एंड में मैंने आपको बताया कि वी हैव मूव फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू पोलर और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इतना लिख लिया बेटा? हम्म। अब इस कुछ पूछ रहे हो बेटा को? नहीं सर। हाँ, अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी मैथ्स जानते होंगे जब फंक्शन से रिलेटेड, तो कई बार ऐसा लिखा होता है कि हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, ऐसा करके, है ना। या एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जी एक्स, यानी कि जो फंक्शन एक्स का है, इंटू एच ऑफ वाई। इस तरह करके हम ब्रेक करके लिखते हैं, मतलब एक फंक्शन को दो फंक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। तो एक नोट लिखो, अगर नहीं भी इस तरह से आइडिया होगा तो नोट आपको बता देगा, लिखिएगा। इट इज फाउंड दैट, हम लोग सब वेव फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, वेव फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे, बट बीच बीच में, बिकॉज ये मैथ्स है और कुछ है नहीं, तो आपको इस चीज का एकदम क्लियर आइडिया होना चाहिए कि इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिकली हर चीज हमने निकाली हुई है यहाँ पर। तो इट इज फाउंड दैट वेव फंक्शन साई, it is found that wave function psi, it is found that wave function psi can be expressed as, can be expressed as, can be expressed as product of two functions, product of two functions, one taking care of one taking care of one taking care of radial part and another taking care of, one is taking care of radial part and another taking care of angular part, angular part। सामने देखो मैंने ब्रेक कर दिया, और फिर हम लोग, ये हमारे लिए वेव फंक्शन है, और जो इसका ये वाला पार्ट है, ये, इसको कहते हैं रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन। इसको बोलते हैं एंगुलर वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन। ये पार्ट तुम लोगों ने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है। चल, अभी तक चीजें समझ में आ रही है बेटा?
हाँ, अब इसमें आगे नोट लिखिएगा, इसको थोड़ा और समझते हैं। ये जो आर आर करके आपने लिखा हुआ है, जिसको रेडियल वेव फंक्शन बोला, आर कैपिटल आर, दैट इज फंक्शन, आर इज अ फंक्शन ऑफ आर, आर मतलब जो रेडियल डिस्टेंस है। लिखिएगा सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन indicate that radial wave function, indicate that radial wave function gives the idea of size of the orbitals, size of the orbital and energy, size of the orbital and energy, and depends upon principal quantum number n, principal quantum number n and azimuthal quantum number L. ठीक है, फिर इसी में लिखना एंगुलर वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन depends on azimuthal quantum number L, azimuthal quantum number L and magnetic quantum number M, azimuthal quantum number L and magnetic quantum number M, M या फिर ML करके हम लिखते हैं ना, उसके लिए, and it gives the idea of shapes of the orbitals, it gives the idea of shapes of the orbitals. लिख लिया बेटा? सबने लिख लिया? हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। साई क्या था? साई था वेव फंक्शन, साई वेव फंक्शन है, राइट? साई वेव फंक्शन है। साई स्क्वायर क्या था? साई स्क्वायर आपको इंटेंसिटी दे रहा था। इंटेंसिटी को हम काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की टर्म्स में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बात करेंगे, और अगर पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। आप मैं सारी चीज समझ में आएंगे, आप टेंशन मत लो, केवल आप देखते रहो। भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना होगी, ये तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी। अब ये जो डेंसिटी होती है वो होती क्या है? जैसे आप पढ़ते हो मास डेंसिटी, अभी अचानक से मैं आपसे पूछूंगा डेंसिटी क्या होती है, तो आपके जबान पर तुरंत आएगा मास अपॉन वॉल्यूम, जबकि वो मास डेंसिटी है। थोड़ी सी क्लैरिटी माइंड में रखनी है, वो क्या है? मास डेंसिटी। तो इमेजिन करो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम, राइट? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम, राइट? प्रोबेबिलिटी व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो आप इन टर्म्स को ध्यान से चीजों को देखना बेटा, अभी सब आपको और भी आने वाला है। ये मैंने ओवरऑल आपको पिक्चर दिया साई का, लेकिन हम लोग डील करते हैं ज्यादा रेडियल वेव फंक्शन में, क्योंकि हम न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते हैं, एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस वी ट्राई टू फाइंड की प्रोबेबिलिटी
कितनी है इलेक्ट्रॉन की वहां पर मिलने की, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर, हम लोग क्या करते हैं, ये कॉपी कर लिया बेटा, इसको हटा दें अभी, या पहले यहां पर लिख देता हूं मैं आपके लिए। मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस मैंने बना दिया, ठीक है, और मैंने जो है एक आर डिस्टेंस ले ली, और ये इसको मैंने ये देखो आर ले लिया, है ना। अब मैंने क्या किया, यहीं पर एक और मैंने जो है आर प्लस डी आर लिखा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये कितना होगा बेटा, डी आर। क्या बात समझ में आई? अब क्या होता है, जैसे मैं मतलब अक्सर बच्चों को कहता हूं कि जब आप किसी चीज को पूरा एक साथ देख रहे हो तो वो उसको डील करना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब आप कोई चैप्टर ले लो, सिलेबस ले, मतलब अचानक से कोई बोले केमिस्ट्री, तो अभी केमिस्ट्री थोड़ी ना तुम एक दिन में सब कुछ कर लोगे, इसलिए पार्ट्स में हम लोग जा रहे हैं, है ना, स्लोली जा रहे हैं, धीरे धीरे छोटा छोटा पार्ट। कोई भी चीज हो, जैसे यहां पर भी न्यूक्लियस के चारों तरफ तुम्हें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, राइट ना। आप प्रोबेबिलिटी चारों तरफ एक साथ थोड़ी ना निकाल पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, जो स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस उसको हम शेल्स में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल स्मॉल स्फेरिकल शेल्स में डिवाइड कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक छोटे शेल का उसके अंदर हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉन की। फिर क्या करेंगे, ऐसे सारे जो शेल्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे। क्या बात समझ में आ रही है हम क्या करने जा रहे हैं, राइट ना। और मैथमेटिक्स में उसी स्मॉल 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 एडिशन को इंटीग्रेशन कहते हैं। कुछ बताया है क्या हल्का फुल्का बेसिक मैथ्स पढ़ाते समय, मैथ्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं मेरे ख्याल से, थोड़ा बहुत आइडिया दिया है क्या बेसिक मैथ्स में कुछ? हाँ, कुछ कोई ग्राफ बनाया और ये छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरह डिवाइड करके फिर वो इंटीग्रेट करते हैं कि यहाँ पर जीरो कुछ भी लिख दिया, यहाँ मान लीजिए x1 to x2 लिख दिया, x1 to x2 कर दिया, y dx करके ऐसे पढ़ाया होगा, याद आ रहा है? हाँ, तो बस उसी को हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो बार बार मैं बोल रहे हैं मैथमेटिक्स है तो कोई टेंशन नहीं है। अब आप देखो, जैसे मैंने बोला कि मैंने जो स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस उसको स्मॉल स्मॉल स्फेरिकल शेल्स में डिवाइड कर दिया। अब मैं एक स्मॉल स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम निकालने जा रहा हूं, डीवी। क्या होगा ये होगा ये बड़े वाले शेल का वॉल्यूम माइनस ये छोटे वाले वॉल्यूम का छोटे वाले शेल का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर प्लस डी आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। देखो बेटा सही लिखा है मैंने, यस बोल रहे हो ना? यस सर। अब a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला बताओ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही है? यस सर। आप इसमें अप्लाई कर दो तो 4/3 पाई तो कॉमन हो गया, ये हो जाएगा आर क्यूब प्लस डी आर क्यूब प्लस 3r स्क्वायर डी आर प्लस 3dr स्क्वायर आर, और यहां माइनस आर क्यूब। मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है, आर क्यूब विल गेट कैंसल्ड, है ना। और एक काम ये करना है, देखो dr अपने आप में एक स्मॉल क्वांटिटी है, तो dr का स्क्वायर तो और स्मॉल हो जाएगा। dr का स्क्वायर यहां पर कहां दिया है ये, और dr क्यूब तो और स्मॉल हो गया, यानी कि ये नेग्लिजिबल टर्म्स है, इनको 0 कर देंगे सॉल्विंग पर्पज से। अब क्या बचेगा तुम्हारे पास, ये बचेगा 4/3 पाई और वहां आ रहा है इंटू 3r स्क्वायर डी आर एंड 3 विल गेट कैंसल्ड, तो ये बन जाएगा 4 पाई r स्क्वायर डी आर। क्या बात समझ में आई? तो मैंने जो एंड में आपको बताना चाहा वो ये है कि इस स्मॉल स्फेरिकल शेल डी आर का वॉल्यूम जो डीवी है वो है 4 पाई r स्क्वायर डी आर। क्लियर? तो आप ये जैसे कॉपी कर रहे होगे दैट्स गुड, बट आप ये लिख देना बेटा कि
पहले ये एज अ नोट कि टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस वी डिवाइड न्यूक्लियस इनटू स्मॉल स्मॉल स्फेरिकल शेल्स, ऐसा करके लिखो। सर आप एक बार फिर से बोलेंगे? हाँ, टू फाइंड प्रोबेबिलिटी अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस रेडियल वे में जब बात कर रहे हैं, टू फाइंड प्रोबेबिलिटी अराउंड न्यूक्लियस we divide space around nucleus, we divide space around nucleus into small small spherical shells, into small small spherical shells. और फिर लिखना, ये डायग्राम बना लेना और डीवी को मेंशन कर देना, वॉल्यूम ऑफ दैट स्मॉल स्फेरिकल शेल डी आर। अब मान लीजिए कोई बच्चा ये सब स्किप कर दे, ये सब कितना आसान है, ये तो आप सोचिए 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया होगा, हो सकता है उससे पहले a+b³। अब वो लगा करके चीजें सॉल्व हो रही हैं और हम स्किप कर दें इस डर से कि ये डिफिकल्ट है ना। अगर मैं सीधे क्वेश्चन तुम्हें दिखाऊंगा ना तो हालात खराब हो जाएंगे, लेकिन हम उस सीक्वेंस प्रोग्रेसिव वे में वहां जा रहे हैं और वहां डेफिनेटली आपको सब समझ में आएगा। और फिर हम 2017 का वो क्वेश्चन भी डील करेंगे। कॉपीड? और सर ऑलरेडी ओके, हम सर ओके चलो, तो ये हमने निकाला वॉल्यूम डीवी, स्मॉल स्फेरिकल शेल डी आर का वॉल्यूम। अब आपको फिर वहीं पर लेकर जाते हैं, साई स्क्वायर। साई स्क्वायर, अब हम साई स्क्वायर के बदले यहां पर बात करेंगे आर की, कैपिटल आर। ठीक, तो कैपिटल आर हमारे लिए क्या हो गया? रेडियल वेव फंक्शन। क्या हो गया? रेडियल वेव फंक्शन। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? अच्छा, ये ब्रैकेट के अंदर जो मैं आर लिख रहा हूं ये तो ठीक है, ये आपका जो वेरिएबल है, जो कैपिटल आर है वो फंक्शन है। तो कई बार मैं आर आर के बदले केवल आर लिख दूंगा, कैपिटल आर, तो आप समझ लेना एफ एक्स के बदले खाली एफ लिखा हुआ, ऐसा समझ लेना। तो आर स्क्वायर क्या चीज इंटीग्रेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या मैं उसको बोलूंगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब डेंसिटी मैंने क्या लिखा था बेटा? मैंने लिखा था जो बिकॉज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। तो अगर मुझे इस स्मॉल स्फेरिकल शेल में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो मैं इस डीवी वॉल्यूम को इस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? सर है ना? तो मेरे पास अगली चीज आ जाएगी,
उसका नाम होगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन स्मॉल स्फेरिकल शेल। आप पूरा लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन स्मॉल स्फेरिकल शेल, वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और ये dr। चेक कर लो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। ये मैंने इस तरह लिख दिया, आप आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर dr, वो तो ऐसे ही है ना, आप 4 इंटू 3 लिख दो या 3 इंटू 4 लिख दो, आंसर थोड़ी ना बदल जाएगा। क्लियर है? ये अगर आपको समझ में आ गया, ये अगर आपको समझ में आ गया, सर एक डाउट। बोलो। सर जायज स्क्वायर को हमने आर स्क्वायर के इक्वल कैसे लिखा है? क्या बेटा दोबारा बोलो। सर जायज स्क्वायर को आर स्क्वायर के इक्वल कैसे लिखा है? साई स्क्वायर को हमने आर नहीं लिखा है, वो तो साई के बदले आर लिखा है, साई स्क्वायर के बदले आर स्क्वायर लिखा है, क्योंकि हम रेडियल वेव उसमें डील कर रहे हैं ना, रेडियल यानी डायरेक्शन अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पे कुछ प्रोबेबिलिटी मिल रही है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। मैं तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि मैंने यहां पर साई के बदले आर क्यों लिखा है, ये क्वेश्चन है क्या? नो सर, नीचे जो प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम है वो तो जायज स्क्वायर है। सर भाई- प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम जायज स्क्वायर था। प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम साई स्क्वायर था, वही तो आर स्क्वायर है। सर बट वो आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर है ना, तो जायज स्क्वायर तो। अरे मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, साई के दो हिस्से हैं, एक रेडियल वाला और एक एंगल वाला, हम अभी रेडियल में डील कर रहे हैं ना, अच्छा तो हम ये जो प्रोबेबिलिटी है ये रेडियल में निकाल रहे हैं, एंगल में जा ही नहीं रहे ना। ओके ओके। मतलब मैं एंगल वाला पार्ट में ले ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि न्यूक्लियस से किसी डिस्टेंस पे कितनी प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी है। दो हिस्से हैं, आप इसीलिए तो ब्रेक किया है दो में, क्योंकि एक साथ नहीं डील कर सकते हम। दो हिस्से हैं फंक्शन के, एक रेडियल फंक्शन है और एक एंगुलर फंक्शन है। तो रेडियल वेव फंक्शन में भी हम डील कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियस से अगर r डिस्टेंस पे हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन के मिलने की। ओके सर, समझा समझा। अब उतनी ही डिस्टेंस पे बाद में एंगल्स में आएंगे। अच्छा ओके, यस क्लियर है? यस सर यस। चलो चलो इसको ये चीज समझ में आई। हाँ, बैक टू दिस पार्ट। अब ध्यान से मेरी बातें सुनो बेटा, मेरे ख्याल से सबने लिखा होगा इस चीज को, यहां मैंने नहीं लिखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन स्मॉल स्फेरिकल शेल dr या dv, जैसे भी लिख दो, वॉल्यूम के टर्म्स में dv बोलोगे तो ये हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो पूछते रहना, नहीं तो बाद में फिर डील करना मुश्किल हो जाएगा। सब आसान है लेकिन सीक्वेंस में जा रहे हैं और पूछते रहेंगे तो ही क्लैरिटी आएगी, जैसे इसने पूछा मुझसे अभी। अब ये चीज पता चल गई। अब मैं अगर बोलूं आपसे कि ऐसा करिए, आप न्यूक्लियस से सीधे आर पे निकालो टोटल प्रोबेबिलिटी, तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन, राइट ना। अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करूं, टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो क्या हो जाएगा? इसको इंटीग्रेट कर दो, 0 टू r 4 पाई r स्क्वायर dr। कोई डिफिकल्टी बेटा? सर इसको थोड़े टाइम के लिए मैं हटा रहा हूं। अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से चीजों को देखो और सुनो। पहली बार तुमने जब इंटीग्रेशन पढ़ा मैथ्स में, तो उसमें क्या था? इंटीग्रल y dx, यही था ना। तो ये इंटीग्रेशन कैसे आया? हमने ग्राफ बनाया y और x के बीच में, कोई भी कुछ भी बनाया, मान लीजिए ये ऐसा बना दिया तुमने, तो इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है एरिया, ये एरिया अंडर द कर्व निकालना। याद आ रहा है? तो हम क्या करते हैं, इस हिस्से को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, dx 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 इस तरह करते हुए। मेरे ख्याल से इसीलिए तुमको ये क्लैरिटी। मान लीजिए 0 टू x मैंने यहां पर लिख दिया, इसको x ले लिया, 0 टू x, तो ये y dx हो जाएगा, इंटीग्रल y dx। मेरे ख्याल से इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है तुम्हें।
ठीक है। हाँ, अब इसमें देखो बेटा, ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। इसको देखो, डी के उधर क्या लिखा है, एक्स, वही तो एक्स एक्सिस है। डी के इधर क्या लिखा है, वाई, वही तो वाई एक्सिस है। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बेटा इसके लिए मुझे ग्राफ बनाना है, तो बताओ मैं वाई एक्सिस में क्या लिखूं और एक्स एक्सिस में क्या लिखूं। मुझे टर्म्स बताओ, मतलब क्या लिखूं, 4 लिखूं, पाई लिखूं, क्या लिखूं, ऐसा बोलो। एक बार और मैं अच्छे से समझाता हूं। मैं खड़ा, मैं डी हूं, मेरे लेफ्ट में देखो, मेरे राइट में देखो, कुछ मत छोड़ो। मेरे लेफ्ट में देखो, मेरे राइट में देखो, कुछ मत छोड़ो। डी अपने आप को मान लो। डी के लेफ्ट वाली पूरी चीज वाई है, डी के राइट वाली पूरी चीज एक्स है। क्या आप भी नहीं बता पाओगे? तो यस, 4 पाई आर स्क्वायर आर। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। ये कितना आसान है, ये लिया, इसको पकड़ लिया बस। तो बेसिकली इसकी वैल्यू निकालने का मतलब है, इसको सॉल्व करने का मतलब है कि आप ग्राफ बना रहे हो 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर। इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आर जो है वो कांस्टेंट थोड़ी ना है कि तुम आर स्क्वायर बाहर ले लो और 4 पाई आर स्क्वायर को जो है इंटीग्रेट कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। आर इज नॉट कांस्टेंट, आर इज अ फंक्शन ऑफ आर। क्या मेरी बात समझ में आई? यस यस। तो ये जो ग्राफ आएंगे उन्हीं को कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। यही बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांस्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन मेन में भी आ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में 1-2 ग्राफ दिए हुए हैं। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। आप इसको लिख लो बेटा। इरेज कर दें बेटा। चलो शुरू करें, आगे बढ़े बेटा। हाँ, अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात। 3 चीजें अभी मैंने आपको बताई, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया। 3 चीजें क्या क्या बताई मैंने आपको? मैंने साई बताया, आपको मैंने साई स्क्वायर बताया, यानी मैंने तुम्हें आर बताया। जहां साई बोलूंगा अब तुम आर समझना, ठीक है ना? रेडियल वेव फंक्शन समझना, क्योंकि हम रेडियल
उसमें डील कर रहे हैं, रेडियल जो डिस्टेंस है उसमें डील कर रहे हैं। तो मैंने समझ लो तुम्हें आर बताया, आर क्या है? वेव फंक्शन, भूलना नहीं, आर क्या है बेटा? वेव फंक्शन, एम्पलीट्यूड है, ठीक। दूसरा मैंने आपको बताया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है? आर स्क्वायर जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, आर स्क्वायर को क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, बट रेडियल वे में, ठीक है। फिर तीसरी चीज क्या बताई मैंने आपको? 4 पाई आर स्क्वायर, यानी स्मॉल आर स्क्वायर, फिर कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, याद है? ये तीसरा था जिसको हमने प्रोबेबिलिटी बोला, एम्पलीट्यूड, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तीनों चीजें क्लियर है? एम्पलीट्यूड दैट इज वेव फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी। वर्ड्स पे ध्यान देना बेटा, क्योंकि क्वेश्चन आ गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पे और तुम लगाए प्रोबेबिलिटी, तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पे आया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिख दिया, वहां पर खचरा हो जाएगा। तो आप टर्म्स को ध्यान से सुनो और लिखो, ठीक है। डिफिकल्ट जरूर है, बट ऐसा नहीं कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। अब आप सुनिए, हम 3 तरह के ग्राफ यहां पर बनाने वाले हैं, 3 तरह के ग्राफ, 3 तरह के ग्राफ। पहला ग्राफ हम लोग बनाएंगे कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या है? रेडियल वेव फंक्शन, यानी कि समझ लो साई वर्सेस आर है, ठीक है। साई का मतलब आर में चेंजेस करोगे तो जो रेडियल पार्ट है वही चेंज होगा, तो आप साई वहां लिखो या आर लिखो, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। दूसरा हम लोग ग्राफ यहां पर बनाएंगे आर स्क्वायर वर्सेस आर का, और तीसरा हम ग्राफ बनाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर का। 3 ग्राफ्स हम बनाने वाले हैं, 3 ग्राफ्स हम लोग बनाने वाले हैं। और खास बात है, इक्वेशन सॉल्व करके नहीं बनाएंगे, इंटीग्रेट वगैरह करके नहीं बनाएंगे, पैटर्न को एनालाइज करेंगे। कैसे एनालाइज करेंगे? तो तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने सारी एनालिसिस कर रखी है। मैं पॉइंट वाइज आपको लिखाऊंगा, फ्यूचर में जो भी क्वेश्चंस आए आप उन पॉइंट्स को आंख बंद करके यूज करना, आपका ग्राफ बिल्कुल सही आएगा और ऑप्शंस भी दिया होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है मेरी बात? हाँ, तो हमें 3 टाइप्स के ग्राफ बनाने। पहला ग्राफ क्या है बेटा? पहला ग्राफ है जो तुम्हारा बताता है एम्पलीट्यूड वर्सेस आर। दूसरा क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर। और तीसरा है प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वर्सेस आर। अब इसमें जो आइडिया है, आइडिया आप चाहे तो ये सब हेडिंग डाल दो, आइडिया, ठीक है, जिससे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो मैं पहले वाले ग्राफ की बात कर रहा हूं। याद ये रखना है बेटा, जब आप सारे ग्राफ्स को एनालाइज करते हो तो आप ये चीज रियलाइज करोगे कि अगर आर जो है 0 है, यानी कि तुम न्यूक्लियस पे खड़े हो गए, तो न्यूक्लियस पे जब खड़े हो जाओगे तो जो एस ऑर्बिटल है, दोबारा सुन लो, इक्वेशन जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसके जो सॉल्यूशंस हैं, जो वेव फंक्शंस हैं, वो बेसिकली ऑर्बिटल्स को इंडिकेट कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग ये ग्राफ जो बनाएंगे वो ऑर्बिटल्स के लिए बनाएंगे, याद रखना। वेव फंक्शन के लिए बनाने का मतलब ऑर्बिटल्स के लिए बनाना, 1s 2s 3s 2p 3d, इनके ग्राफ्स बनाने हैं हमें, ठीक है। आर वर्सेस आर स्क्वायर वर्सेस आर, एंड 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर, ठीक है। तो मैंने आपको बोला अगर R इज इक्वल टू 0 है तो जो आपको पॉइंट याद रखना वो ये है कि यहां पर जो कैपिटल R होगा वो मैक्स होगा फॉर S ऑर्बिटल। मैक्स का मतलब है यहां पर कि पूरे ग्राफ में वही मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। मैक्स होगा फॉर S ऑर्बिटल, कोई भी s ऑर्बिटल हो, 1s हो 2s हो 3s हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। और ये 0 होगा फॉर pdf ऑर्बिटल्स। मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब उसी s ऑर्बिटल के लिए जब ग्राफ बनाया गया
तो बाकी सारे पॉइंट्स के कंपैरिजन में वो वाला पॉइंट जो होगा वाई एक्सिस पे या आर एक्सिस पे, कैपिटल आर एक्सिस पे सबसे ज्यादा होगा, यानी सबसे बड़ा होगा पॉइंट। क्लियर है बेटा? दूसरा यहां पर लिखिएगा, यहीं पर दूसरा पॉइंट, इसी के नीचे ही दूसरा पॉइंट आएगा। दूसरा पॉइंट यहां पर आएगा, वो आएगा अगर r टेंड्स टू इंफिनिटी है, इंफिनिटी पे चले गए, तो तुम्हारी जो आर, कैपिटल आर की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी सबके लिए, सबके लिए। फॉर एस पी डी एफ सबके लिए 0 हो जाएगी। समझ गया बेटा? ये हो गया। हाँ, ये हो गया। अब इसमें दो जगह हो गया, 0 पे बात कर ली हमने और बात कर ली हमने इंफिनिटी पे, है ना? 0 पे बात कर ली हमने और बात कर ली इंफिनिटी पे। तो जैसे एस ऑर्बिटल होगा, तो एस ऑर्बिटल के लिए समझ लो तुमने यहां कहीं से शुरू किया, हाँ, एस ऑर्बिटल होगा तो तुमने यहां कहीं से शुरू किया और यहां पर लगभग खत्म होगा। हाँ, इसको यहां कट नहीं कराएंगे बिकॉज इंफिनिटी मैंने बोला है, यहां से यहां तक जाना है, ठीक? यहां से यहां तक जाना है, किसके लिए बेटा? एस ऑर्बिटल के लिए। अब इसको हटा दे क्या, या इसको थोड़े टाइम के लिए हटा देते हैं? हाँ, सो अब एस ऑर्बिटल के लिए तो ये हो गया। अगर मुझे यही चीज पी डी या एफ के लिए बनाना होगा, तो यहां आर वर्सेस आर है, तो पीडीएफ के लिए शुरुआत यहां से होगी, मानते हो कि नहीं? आर इज 0 पे, वो 0 दिखा रहा है और एंड भी यहीं पर होगा। क्या बात समझ में आए? ग्राफ कुछ ऐसा चल के यहां तक ऐसे आएगा, ऐसे आ सकता है या नीचे आ सकता है, मतलब, लेकिन वो टेंड्स टू 0 की तरफ रहेगा। क्या बात समझ में आई? है ना? हल्का हल्का सा आइडिया लेते हैं। अब इन बिटवीन, इन बिटवीन का मतलब है कि 0 से इंफिनिटी के बीच में जब आर होगा तब क्या होगा? तब कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, कुछ ऐसे रीजन्स होंगे जहां पर फिर से आर की वैल्यू 0 होगी, आर की वैल्यू 0 होगी, आर की वैल्यू 0 होगी। उनको हम लोग नोड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नोड्स कहते हैं, नोड्स। ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, नोड्स, नोड्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, नोड्स। अभी इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे थोड़े टाइम के लिए हम, क्योंकि हमें ग्राफ का एनालिसिस करना है, एक डेफिनेशन इसकी लिखना है। नोड की डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम लोग? नोड की डेफिनेशन हो जाएगी अ रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। नोड क्या है? A region around the nucleus where probability of finding the electron is 0। अब नोड्स हम दो तरीके के लिखते हैं, एक होता है रेडियल नोड, रेडियल नोड, और एक होता है एंगुलर नोड। आप समझ ही सकते हो बिकॉज हमने वेव फंक्शन को दो फंक्शंस में डिवाइड कर दिया है। हमने वेव फंक्शन को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस लिखा है, तो ऑफ कोर्स दो में डील करेंगे। तो रेडियल नोड जो होता है वो बेसिकली न्यूक्लियस से रेडियल वे में जब हम डिस्टेंस पे जाते हैं
तो बताता है प्रोबेबिलिटी कहां पर जीरो है। और एंगुलर नोड का मतलब है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम एंगल्स में फाइंड आउट जब करते हैं तो उसको डील करता है ये एंगुलर वेव फंक्शन। वहां पर अच्छा तुमको ये सब कुछ करना नहीं है, मैं तुम्हें फॉर्मूला दे रहा हूं, उस फॉर्मूले को याद करना है। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, n माइनस एल माइनस वन। क्या फॉर्मूला होता है? n माइनस एल माइनस वन। और एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है L। तो बताइए टोटल नोड्स कितने हो गए? टोटल नोड्स हो गए n माइनस वन। ऑल्दो हम अभी बात कर रहे हैं रेडियल नोड्स की, क्योंकि हम यहां रेडियल वेव फंक्शन में डील कर रहे हैं। हो गया बेटा? 1 minute sir. Done. क्या Done. डन? अच्छा चलो, अब इस पार्ट को मैं हटा रहा हूं थोड़े टाइम के लिए, तुम लोग नोट्स पे रखना। मैं जब वैल्यू बोलूंगा तो तुम समझ लेना कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी जरा एक बार थोड़ा सा पूरा फॉर्मेट तैयार हो जाए, फिर बड़ा आसान है तुम्हारे लिए। सेकंड्स मतलब ऐसी, मैंने बोला ना सूंघ सूंघ कर करोगे तुम लोग। तो यहां पर हम लोगों ने ये पता कर लिया कि तीन पार्ट्स में हमने कर्व को डिवाइड किया है। कोई भी ये वो तीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक ही इसकी बात कर रहा हूं। केवल आर वर्सेस आर को तीन हिस्सों में मैंने डिवाइड किया। एक जब स्मॉल आर की वैल्यू 0 है यानी न्यूक्लियस पे चेक कर रहे हो, फिर एक इंफिनिटी पे चेक कर रहे हो, और फिर इन बिटवीन चेक कर रहे हो। ठीक है, तो न्यूक्लियस पे अगर एस ऑर्बिटल है तो उसके लिए कैपिटल आर मैक्सिमम है, वाई एक्सिस मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, और बाकी सबके लिए 0 होता है पीडीएफ के लिए। और अगर इंफिनिटी पे जाएंगे तो आर विल टेंड टू 0 फॉर ऑल एसपीडीएफ। इन बिटवीन हमें रेडियल नोड्स पे यानी कि डिस्टेंसेस जो होंगी, जो डिस्टेंसेस जहां पर फिर से कैपिटल आर की वैल्यू 0 आएगी। अब आप सोचो, आपके सामने यहां पर आर वर्सेस आर दिया है, ठीक है, और तुम समझ लो कि एस ऑर्बिटल के लिए ग्राफ बनाने के बारे में सोच रहे हो। ठीक, एस ऑर्बिटल के बारे में, तो यहां कहीं से शुरू करोगे, ठीक, यहां कहीं से शुरू करोगे और यहां पर 0 पे पहुंचना है। इन बिटवीन तुम कुछ भी मान लो, कितने नोड्स ले लें? 3 ले लें, ऐसे ही मतलब 3 रेडियल नोड्स हम मान लेते हैं। ठीक है, तो समझ लो एक यहां पर आया, एक यहां पर आया, एक यहां पर आया, ठीक, और एक तुम्हारा यहां इंफिनिटी पे आएगा। बात समझ में आई बेटा? अब तुम यहां से चल रहे हो, यहां से चल रहे हो, यहां से जब चलोगे, यहां से जब चलोगे तो ये 0 यहां पर आया, राइट। अब ये चलता हुआ नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, लेकिन नीचे जाके क्या ऊपर नहीं आएगा? भाई ऊपर आएगा तभी तो वो फिर से नोट को टच करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा। अब बताओ क्या नीचे आएगा? नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा तो नीचे जाएगा। क्या नीचे जाके ऊपर नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि उसको इन्फिनिटी फिर जाकर के 0 पहुंचना है। क्या बेहतरीन ग्राफ बन गया। क्या बात समझ आई? क्या थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत बात समझ में आई? तुम्हें केवल रेडियल नोड्स का आइडिया होना है। तुम्हें किस चीज का आइडिया लेना है? रेडियल नोड्स का आइडिया लेना है कि कितने रेडियल नोड्स है। और रेडियल नोड्स का फॉर्मूला मैंने आपको दिया है। क्या दिया है फॉर्मूला? n माइनस एल माइनस। आप सोचो, मैंने ये ग्राफ जानते हो किसका बनाया है?
ऐसा कौन सा s ऑर्बिटल है जिसके पास 3 रेडियल नोड्स होते हैं? आप सोचो, मैं बताता हूं। इधर देखो, अगर मैंने 1s लिया होता तो बताइए रेडियल नोड कितने हो जाते हैं? नंबर ऑफ रेडियल नोड्स n माइनस इसके लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, l की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 1 माइनस 0 माइनस 1 कितना होता है? 0। 2s के लिए रेडियल नोड्स कितने होंगे बेटा? n की वैल्यू 2, l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, माइनस 1 यानी 1 हो गया। 3s के लिए रेडियल नोड्स कितने होंगे? रेडियल नोड्स हो जाएंगे बेटा 3 माइनस 0 माइनस 1, कितना आया? 2। रेडियल नोड्स 4s के लिए निकालना होगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 4 माइनस 0 माइनस 1, 3। क्या बात समझ में आई? ये तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, रेडियल नोड्स निकालना। रेडियल नोड्स ही तो मेन है, वो अगर पता हो तो बस ऊपर नीचे करना है। हाँ, अब तुम अपने उस नोट्स में ये ऐड कर लेना कि दो जो नोड्स होते हैं, जो दो रेडियल नोड्स होते हैं, उनके बीच में वो साइन चेंज करता है। जो कर्व है वो साइन चेंज करता है, साइन चेंज करता है। बिकॉज ये मैथ्स है ना, वाई एक्सिस मान लीजिए इसको प्लस ले लिया तो ये माइनस होगा, और तो साइन चेंज करने का यही मतलब है कि भाई आर जो है प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। ये एक पॉइंट ऐड कर लेना कि साइन चेंज करता है, और दूसरा पॉइंट ये ऐड कर लेना, ये जो पीक है ना, ये जो पीक है ये डिक्रीज करता जाएगा। अगर और होगा तो और छोटा होकर के फिर मिलेगा। ये दो चीजें और ऐड कर लो, तुम्हारा काम हो गया। कोई कंफ्यूजन बेटा? ये टफ पार्ट है, लेकिन अगर तुम लोगों को समझ में आ रहा हो तो अपनी तारीफ कर लेना, इसका मतलब है तुम अच्छे बच्चे हो। और अगर समझ में ना आया हो तो भी तुम अच्छे बच्चे हो, खाली वीडियो दोबारा देख लेना। अपने को खराब क्यों बोले? चलो हो गया बेटा। और तुम्हें देखो, ये तो मैं एब्सोल्यूट मैनर में तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ग्राफ एग्जैक्ट बना रहा हूं, वहां तो ऑप्शन होगा। तुम्हें टेंशन नहीं लेना है कि ग्राफ टेढ़ा हो रहा है ना, इधर उधर घूम रहा है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं, मैं अच्छा तारा जमीन पर नहीं हूं। तारा जमीन पर देखी ना मूवी, उसको ड्राइंग खूब आती थी, और मेरे को ड्राइंग नहीं आती है, तो अभी डिफरेंस आएगा ना। तुम साइंस स्टूडेंट हो और वो आर्ट्स वाला था, है कि नहीं? तुम साइंस वाला अच्छे से काम करो, ड्राइंग तो होती रहेगी। ड्राइंग के लिए कोई बंदा रख लेंगे बाद में। चलो ये हो गया। अब तुम ध्यान से मेरी बात और सुनो। ये तो मैंने एस के लिए तुम्हें एक जनरल ग्राफ दिखाया था, एस के लिए जनरल ग्राफ दिखाया था। मैं कह रहा हूं अगर मुझे पीडीएफ के लिए बनाना होता तो मैं क्या करता? शुरुआत कहां से करता? शुरुआत यहां से करता, मानते हो कि नहीं? शुरुआत यहां से करता, 0 से करता, और इंफिनिटी पे भी जाके वो 0 ही रहता। अब बीच में रेडियल नोड्स हैं, पता नहीं कितने रेडियल नोड्स हैं, कहां से शुरू करें? ऐसा करते हैं हम लोग, 1 2 3 ऐसा कुछ भी मान लो। तो अभी क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आया, समझ में आया क्या? बड़ी सिंपल सी बात है, आपको बस ऊपर नीचे लेके जाना है, खाली पीक्स का ध्यान रखना, उनको डिक्रीज कराते रहना। अब ये भाई मान लीजिए कि मैंने ये किसके लिए, पी के लिए हो सकता है, डी के लिए हो सकता है, एफ के लिए हो सकता है। मान लीजिए मेरे मन में आएगा नहीं थोड़े और नोट्स ले लेते, तो 1 2 3, तो 1 छोटा ग्राफ बना रहा हूं, या मिटा दूं क्या? ये मिटा दूं क्या? बहुत हो गया, या रहने दो, अभी क्या करना है, छोटा ग्राफ बना देता हूं। 1 2 3, और तुम्हारा मन किया चलो 4 ले लेते हैं, हाँ। तो फिर यहां से चले, फिर चेंज किया, चेंज किया, चेंज किया, लो आ गए। इतना टेंशन नहीं लेना, ग्राफ तो वहां दिया होगा,
ड्राइंग है। समझ में आई क्या बात बेटा? अब इसको हटा दें, सब कुछ हटा दिया जाए, ये सब लेकिन ड्रॉ कर लेना बेटा। हाँ, तो आपको देखो मैंने जनरल वे में भी दिखा दिया और रेडियल नोट्स निकालना भी सिखा दिया, है ना। तुमको अचानक से 2p के लिए रेडियल नोट्स पूछ लिया, नंबर ऑफ रेडियल नोट्स, तो कितना निकालोगे बेटा? n की वैल्यू 2s के लिए, और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना। -0, व्हाट इज दिस वैल्यू? 1। नहीं, क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया? सॉरी, फॉर्मूला में n - l - 1 है, n - l - 1 है, तो 0 आ गया, राइट। 2p के लिए। 3p के लिए कितना हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ रेडियल नोट्स? नंबर ऑफ रेडियल नोट्स वैसे भी तुम 1 लिख दे, इसमें 0 है तो उसमें 1 होगा, फिर भी भाई अभी ऑफिशियली करना है तो करना है। 3 - 1 - 1 दैट इज 1। क्लियर है? देखो ऐसे भी याद रखना, देखो s तो 1 से शुरू होता है, p कहां से शुरू होता है? 2 से, 2p पहला होता है ना। फिर d कहां से शुरू होता है? d तुम्हारा कहां से? 3 से शुरू होता है, यानी 3d। उसके नंबर ऑफ रेडियल नोट्स कितने होंगे? 0। यानी जो अपना वाला पहला होगा उसका 0 लेना, उसके बाद 1 लेना है, फिर 2 लेना है। तो 1s के लिए 0 है तो 2s के लिए 1 रेडियल नोट्स हो जाएंगे, फिर 3s के लिए 2 रेडियल नोट्स हो जाएंगे। तो इसी तरह 2p के लिए अगर 0 रेडियल नोट्स हैं तो 3p के लिए कितने हो जाएंगे? 1, और ये कंटिन्यू रहेगा। फिर d वाले में आएंगे तो 3d के लिए 0 है तो 4d के लिए 1 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? और ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं तो रट जाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। ये हो गया, ये हमने कर लिया, हमने दुनिया जीत ली, टफ पार्ट हमने कर लिया, ग्राफ बना लिया। अब तुम ध्यान से देखो, दूसरा वाला जो ग्राफ था वो क्या था? वो ग्राफ था r² वर्सेस r। वो ग्राफ क्या था बेटा? r² वर्सेस r। मैजिक देखो, r² केवल स्क्वायर ही तो करना है, यानी जो निगेटिव था उसको बस पलट दो, इसको ऐसे कर दो। वो जो समझ रहे हो ना मेरी बात को? इसको ये जो नीचे दिख रहा है बस ऊपर डाल दो। तो अगर मुझे इसी ग्राफ को कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा? ये बड़ा, फिर यहां गए, फिर यहां, फिर यहां आए, फिर यहां, और फिर जो ये यहां, ये ऐसे चलता गया। क्या बात समझ में आई? देखो यहां भी 1 2 3 ज्यादा बना दिया क्या मैंने? 1 2 3 नहीं, ज्यादा नहीं बनाया, बिल्कुल सही है। ऐसे गलती क्यों करूंगा मैं टैलेंटेड हूं। चलो कॉपी कर लो। सर कुछ पूछ रहे बेटा? सर हम y इक्वल टू x और y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं तो पर कर्व सेम नहीं आते सर। अरे तुमको इससे मतलब नहीं कि वैल्यू ऊपर जा रही है कम जा रही, बड़ी छोटी नहीं, डिजाइन पे ध्यान दो। तुम तो इमोशनल हुए जा रहे हो। डिजाइन पे ध्यान दो, डिजाइन तो ऐसे ही रहने होगा ना, पीक और बड़ा हो जाएगा, उस पे थोड़ी ना जानना है। तुम डिजाइन पे ध्यान दो केवल। यस सर। तो जितने भी ग्राफ तुमने बनाए थे बेटा, चाहे वो एस के लिए हो, पी के लिए हो, वो सब आप r² के लिए भी बना लो, है ना। खाली ये दिखा दो कि देखो ये पोर्शन हमने नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ें क्या? अब इसमें नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाले में, दैट इज 4πr² वर्सेस r। 4πr² वर्सेस r। अब इसमें और जो r² है उसमें क्या डिफरेंस है बेटा? इसमें डिफरेंस ये है कि यहां पर जो
ये आर स्क्वायर भी तुमने डाल दिया ना, स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर के साथ, ये डालते ही ये क्लियर हो गया कि अगर आर की वैल्यू स्मॉल आर 0 होगा तो फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी 0 ले लेंगे, यानी कि न्यूक्लियस पे प्रोबेबिलिटी 0 लेनी है, चाहे वो एस हो, पी हो, डी हो, एफ हो, यानी शुरुआत तो यहीं से होगी। और अगर r टेंड्स टू इंफिनिटी है तो भी प्रोबेबिलिटी 0 ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी 0 ले लेंगे। दूसरी चीज, ये आर भी स्मॉल आर भी स्क्वायर में, कैपिटल आर भी स्क्वायर में, तो क्या ये कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं, इसका मतलब है साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी रेडियल नोड्स जहां भी आएंगे वहां पर 4 पाई आर स्क्वायर, या बेटर आई से प्रोबेबिलिटी 0 ले लेनी है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, देखो, प्रोबेबिलिटी 0 ले लेनी है, ठीक है। ये अब इसमें और बाकी जो अभी तक ग्राफ बनाए तो उसमें डिफरेंस ये है कि यहां जो है लोकल मैक्सिमाज आएंगे पहले, मतलब यहां पर छोटे पीक्स पहले आएंगे, फिर वो बढ़ते चले जाएंगे और फिर आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा आएगा इस तरह से। ये पैटर्न आपको करके रखना है। हम एनालिसिस कर रहे हैं बेटा, जो ग्राफ ऑलरेडी बनाए गए हैं, सॉल्यूशंस निकाले गए हैं, उनको हम केवल एनालाइज कर रहे हैं। हम एक आइडिया ले रहे हैं कि बिना सॉल्व किए हम कैसे एग्जाम हॉल में इन ग्राफ्स को ड्रॉ कर पाए या समझ पाए। तो ये एक जनरल मैनर में मैंने बना दिया है, इसको आप ड्रॉ करके रखिए। एक जनरल मैनर में मैंने ग्राफ बना दिया है, इसमें साइन चेंज नहीं होता है, ये जनरल मैनर बना दिया है। अब यहां पर ये जो दिए हुए हैं इनको ध्यान से देखना है। इनको क्या बोलते हैं बेटा? इनको रेडियल नोड्स कहते हैं। अच्छा, एक और चीज आप ध्यान रखना, आप गलती से भी इसको और इसको, ये भी नोड ही है लेकिन ये काउंटिंग में नहीं लाते। फॉर्मूला में जो नोड्स हैं, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, वो एक्चुअली ये जो ग्रीन वाले हैं बस इनको ही बोलेंगे। न्यूक्लियस वाले को और इंफिनिटी वाले को काउंटिंग में नहीं लाना अगर वो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स पूछता है तो। इज माय पॉइंट क्लियर? डन? यस सर। चलो, तो ये सारे ग्राफ हमने बना लिए। अब देखो मैं दिखाता हूं, जैसे ये ग्राफ सामने देखो, क्या ये समझ पा रहे हो बेटा? ग्राफ सही सही, ये ग्राफ को समझ पा रहे हो? सही बना हुआ है? क्या तुम एग्री करते हो? देखो तुमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े उनसे मैच कर रहा है।
आप केवल इस चीज को हाईलाइट कर लो। ये क्या है बेटा कि न्यूक्लियस से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जब गए तो आपको प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम मिली। इसको कहते हैं रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। और ये देखो 0.529 याद है हम लोगों ने बोर थियरी में कितना बेहतरीन मॉडल इसका मतलब उसने प्रपोज किया था। वो क्लासिकल मैकेनिक्स थी, फेल हो गई इस चक्कर में क्योंकि उसने एग्जैक्ट बोलना शुरू कर दिया, जबकि जिस चीज को उसने एग्जैक्ट बोला था उसी चीज को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिया गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जहां पर उसने कहा था कि भाई 0.529 पे जाइए, एंगस्ट्रॉम पे जाइए, डिस्टेंस पे जाइए, आपको वहीं इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसने कहा ना ना ना, वहां इलेक्ट्रॉन, वो तो घर है, वहां तो पदमकान नहीं मिलेगा। मिल सकता है, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये तुम कह रहे हो पक्का वहीं मिलेगा, क्या झूठ बोल रहे हो? ऐसा किसने बोला था बोर को? हाइजेनबर्ग ने। क्या समझ में आई मेरी बात? हाँ, तो ये है रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ये हाइड्रोजन के लिए होता है, ये हाइड्रोजन के लिए होता है। अगर कोई हाइड्रोजन लाइक है, हाइड्रोजन लाइक है तो 0.529 बाय Z। क्लियर है बेटा? इसको हटा दें, आगे बढ़े। आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो, क्विकली ड्रॉ करना है, लेकिन वरना आप केवल देख लो, घर पे पहले प्रैक्टिस करना। आप क्या कर सकते हो कि आप केवल 1s लिखो, है ना, रादर देन कि आप सारा कॉपी पेस्ट कर लो। आप 1s लिखो और फिर लिखना होमवर्क। बाद में आकर वीडियो में चेक कर लेना ग्राफ सही था आपका कि नहीं सही था। और मैं सारे ग्राफ आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं क्योंकि आपके पास फाइनली होने चाहिए, है ना, चेक करने के लिए कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो क्या मैं हटा दूं? मानोगे नहीं, सारा कॉपी कर लोगे? हाँ, कुछ होमवर्क जैसा भी लिखो यार, सारा मेरे से ही करवाओगे तुम लोग। केवल ये आप जरूर लिख लीजिएगा, हाँ, रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। आप देखो ये 2s के लिए एज अ होमवर्क खाली हल्की सी नजर डाल दो, हल्का सा देख लो, लेकिन और देख लो कि तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल है कि नहीं, लगभग सही सही लग रहा है कि नहीं, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं मैच कर रहा है कि नहीं, हम साइन चेंज करा रहे हैं कि नहीं, आर स्क्वायर में साइन नेगेटिव तो नहीं रख दिया है, ये सब ध्यान से देख लो। उसके बाद होमवर्क कर लो और फिर जो है इसको बाद में वीडियो में आकर चेक कर लेना। हटा दें इसको। आप 3s के लिए भी देखो, मैंने सब इसलिए ड्रॉ कर रखा है। देखो कॉन्सेप्ट्स भी आने चाहिए और डेटा भी पता हो तो क्या बेहतरीन चीज होगी। इससे बड़े नोट्स फिर क्या मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो यही पूछेगा, वो कुछ बदल थोड़ी ना देगा। 3s तो 3s ही देगा, तो तुम्हारे पास आंसर्स भी हैं, लेकिन बिकॉज रटना नहीं है अपने को, इसलिए हमने लर्न किया हाउ टू ड्रॉ ग्राफ्स। ठीक है, ये भी होमवर्क है तुम्हारे लिए। देखो 2p के लिए चेक कर लेना, हो सकता है क्योंकि ये मैंने जो स्लाइड्स तैयार की है तुम्हारे लिए उसमें गलती हो सकती है, तो आप ह्यूमन एरर हो सकती है, इसलिए चेक करना जरूरी है। और मुझे बाद में बताना कि सर आपने वो स्लाइड में गलत ग्राफ बनाया था। हाँ, 2 ग्राफ गलत है, हाँ, ढूंढना। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, पता चला सीरियसली तुम पता नहीं अपनी मर्जी से मुझसे कंफर्म किए बगैर मान लिया कि हाँ सर ने 2 ग्राफ गलत बोले थे, तो अपनी मर्जी वाला कोई भी 2 ग्राफ गलत टिक कर लिया। ऐसा नहीं, सब सही है, लेकिन तुम को कंफ्यूजन हो तो कंफर्म कर लेना मुझसे। ये 3p का है, इसको भी केवल होमवर्क के फॉर्म में रखो कि ग्राफ कौन कौन से आपको ड्रॉ करने हैं। हाँ, ये नहीं कि तुम भूल गए कि करना क्या था। तो 2p के लिए ग्राफ ड्रॉ करने और 3p के लिए 3 ग्राफ हैं। तुम्हारा जो एम्पलीट्यूड वर्सेस यानी वेव फंक्शन वर्सेस आर, इधर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर और इधर प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर। फिर देखो 3D के लिए भी ग्राफ, 3D के लिए ग्राफ, ठीक है, सब वैसे ही है। अब आते हैं इस पे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया फिर से। क्या लिखा है बेटा? कंपैरिजन। कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, किस चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आपने एक ही शेल के
3 सबशेल्स ले लिए, एक ही शेल के 3 सबशेल्स ले लिए, तो फिर कैसे ग्राफ आएगा उनमें कंपैरिजन, लाइक 3s 3p 3d, इनके बीच में आपने कंपैरिजन किया 3s 3p 3d। अब तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं है, ग्राफ जो बन रहा है उसमें से कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं, और बिलीव मी कंक्लूजन्स पे क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे। जैसे कि ये चीज क्या थी बेटा, ये चीज क्या थी, ये थी रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? ये चीज क्या थी, ये चीज थी रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो ये रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 3s के लिए, यहां आओ, ये चीज क्या है, रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फॉर 3p, और ये चीज क्या है, रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फॉर 3d। इनको देखकर क्या लग रहा है, किसके लिए रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, 3s के लिए। तो हम यहां पहला कंक्लूजन निकालेंगे ग्राफ से। आपसे लिखना कंक्लूजन, क्या लिखेंगे, लिखेंगे रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम फॉर दैट ऑर्बिटल, वो है 3s ग्रेटर देन 3p ग्रेटर देन 3d। पहला कंक्लूजन जो हम लोगों ने ग्राफ से निकाला। पहला कंक्लूजन जो हम लोग ने ग्राफ से निकाला, आप चाहो तो ग्राफ को एक साथ भी ड्रॉ कर सकते हो बेटा। ये जैसे आपने 3s के लिए बना दिया, ठीक है, ये ग्राफ मान लीजिए आपने 3s के लिए बनाया, तो फिर जो ये ग्राफ आपने 3p के लिए बना दिया, एक साथ बना रहा हूं मैं, और फिर जो अगला आएगा वो आएगा 3d के लिए तुमने ग्राफ बना लिया। तो अब यहां से भी तुम वही चीज कंक्लूड कर सकते हो कि ये रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी था 3s के लिए, ये रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी था 3p के लिए, और ये रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है 3d के लिए। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये जो है ज्यादा है 3s के लिए, और फिर 3p और फिर 3d। क्या ये भी ग्राफ समझ में आ रहा है बेटा? 4 पाई r स्क्वायर वर्सेस r। याद रखना हम लोग फोकस्ड है इस x एक्सिस पे, y एक्सिस पे नहीं, x एक्सिस पे। रेडियस जहां पर प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम मिल रही है, ये ग्राफ भी आप ड्रॉ कर सकते हो। कॉपी कर लिया बेटा, हटा दें। कॉपी कर लिया होगा मेरे ख्याल से अब तक। अब सेकेंड पॉइंट यहीं पर, सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है। ध्यान से देखो, ये वाला ग्राफ भी ध्यान से देख सकते हो और इनको भी देख सकते हो, दोनों से सेम ही कंक्लूजन निकल रहा है। सेकेंड कंक्लूजन यहां पर लिखेंगे हम लोग कि अगर आप लोकल मैक्सिमास को देखो,
लोकल मैक्सिमास को देखो। तो लोकल मैक्सिमास का मतलब होता है कि नियर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में किसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की। तो आप देखोगे 3s में ज्यादा लोकल मैक्सिमास हैं एज कंपेयर टू 3p, एज कंपेयर टू 3d। क्या बात समझ में आई? इसका मतलब है किस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर टू न्यूक्लियस इज मोर? 3s के लिए। और इस चीज को हम कहते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब है कि आप एटम के बाहर से जा रहे हो और न्यूक्लियस के कितने नजदीक तक जाकर के तुम्हें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। ठीक है, वो हमारे लिए 3s ग्रेटर देन 3p ग्रेटर देन 3d है। याद रखना, पहला कंक्लूजन न्यूक्लियस से चल के तुम जा रहे थे और दूसरा कंक्लूजन बाहर से आ रहे हो न्यूक्लियस की तरफ। डिफरेंस समझने की कोशिश करना। तो इस पेनिट्रेटिंग पावर का यहां पर मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of electron near to nucleus that is greater for 3s then 3p then 3d. चलो हटा दें इसको। अब ये तो हो गया। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखना बेटा कि जैसे 3s है, मान लीजिए कि 3s के बदले में 2s का ग्राफ बना रहा होता, तो ये जो रेडियस है ना मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की, वो थोड़ी इधर हो जाती। यानी रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 3s वर्सेस 2s वर्सेस 1s के जब कंपैरिजन करेंगे तो 3s ग्रेटर देन 2s ग्रेटर देन 1s होगा। वो तो आप ऐसे ही समझ पा रहे हो, जब वो आपने वो बढ़ाया, डिस्टेंस बढ़ा, तो ऑटोमेटिकली वो भी बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर मेरे को 2p वर्सेस 3p में रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लिखनी होती तो मैं 3p ग्रेटर देन 2p लिख देता। इज इट क्लियर? चलो ये पार्ट भी फिनिश कर दिया हमने। अब एक हेडिंग डालिएगा, बाउंड्री सरफेस डायग्राम। बाउंड्री सरफेस डायग्राम, बाउंड्री सरफेस डायग्राम, बाउंड्री सरफेस डायग्राम। अब देखो, ऐसा भी तुम्हें पिक्चर दिया हो सकता है, ऐसा भी पिक्चर दिया हो सकता है। अब इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करना है? देखो, पहली चीज है कि उसने आपको बोला है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट्स फॉर 1s एंड 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स, द डेंसिटी ऑफ डॉट्स रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दैट रीजन, बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर 1s 2s, ये सब दिया हुआ। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मैं आपसे पूछता कि बेटा बताओ 1s के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितना होगा, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 1s के लिए कितना होगा, तो तुम बोलते 0। क्लियर है बेटा ये? हाँ, रेडियल नोड्स का एक और नाम है बेटा, स्फेरिकल नोड्स। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल नोड्स। आप इसको ऐसे समझो, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे तुम गए और पूरा ऐसा चक्कर लगाया, तो वो तुम्हें रेडियल नोड पता चल रहा है। यानी उतनी डिस्टेंस पे तुमने देखा, ठीक है, उतनी डिस्टेंस पे जाकर देख रहे हो, तो इसको स्फेरिकल नोड्स भी कहते हैं। ये 0 है और 2s के लिए कितना हो जाएगा बेटा? 1। अब तुम इसमें देखो, जो डायग्राम आपको दिया हुआ है, इसमें ध्यान से तुम देखो तो ये तुम्हारा जो है दिख रहा है, यहां पर एक पोर्शन तुम्हें दिख रहा होगा जिसको आप बोल सकते हो कि ये नोड है। दिख रहा है? इस वाले में नहीं दिख रहा होगा। कैन यू सी दैट? ये तो ये ऐसा पिक्चर भी आपको दिया हो, ऐसे बाउंड्री सरफेस डायग्राम भी दिया हो और ये ना दिया हो, ये मिटा देगा, वो तो ऑप्शन में देगा, बोलेगा दिस इज फॉर व्हाट, 1s 2s 3s। क्या पहचान पाओगे? है ना, पहचान लोगे। केवल आपको रेडियल नोड्स यानी स्फेरिकल नोड्स को पहचानना है कि नंबर कितना है। तो ये डिजाइन भी बना लो।
ये डिजाइन बनाना मतलब इसको ऐसे बनाना बेटा, हाँ आप, क्योंकि ये सब इतना बनाने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसा बनाना, आपने ये 1s के लिए कर लिया, ठीक है, 1s के लिए कर लिया, और ये आपने कर लिया 2s के लिए, और 2s का करने के बाद बस बीच में आप ऐसा एक दिखा दो, ये तो ऐसा ये दिखा दिया कि ये यहां पर हमको एक नोड मिल गया, ठीक है, नोड मिल गया और कुछ नहीं, और ये न्यूक्लियस है। क्लियर है? आप सोचो अगर मैं इसी तरह से 3s के लिए पूछता, 3s के लिए पूछता तो क्या करते, 3s के लिए तुम ये बनाते, है ना, न्यूक्लियस रखते, और न्यूक्लियस के यहां पर एक नोड दिखा दिया, यहां पर एक नोड दिखा दिया। क्या बात समझ में आई बेटा? तो जो मैंने बनाया है यहां पर उस पिक्चर को बना लेना, वो बाकी तो आप पेंसिल से भर दो, इसको पेंसिल से पूरा ऐसे से भर देना, मतलब ये क्या, ये नोड ही भर दिए मैंने, कुछ और भर दो ठीक है, पेंसिल से भर देना। पहले ही अच्छा था। देखो मैंने तुम लोगों को बता रखा है मेरी ड्राइंग गड़बड़ी है, गलतियां मैं बहुत करता हूं। चलो क्या मिटा दूं क्या? देखो ये सब डिफिकल्ट पार्ट है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको देखो बेटा, ये थोड़ा सा पिक्चर डार्क करने में वो खराब हुआ। हाँ इसमें देखो, इसमें भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा चीजें। 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल के रेडियल नोड्स, या जिसका दूसरा नाम है स्फेरिकल नोड्स, बार बार लिखना शुरू, रेडियल नोड्स, स्फेरिकल नोड। ऐसा ना हो कि स्फेरिकल नोड बोला तो तुमने गलती से कुछ और समझ लिया। तो ये कितना है? 0 है। 3p के लिए कितना है? 1 है। तो ध्यान से देखो, यहां एक भी नोड दिखाई नहीं दे रहा होगा। अभी तुम जब बनाना तो ऐसे बना लेना, ये तुम्हारा एक हो गया, दैट इज व्हाट, 2p। अब मेरे को 3p के लिए बनाना है, 3p के लिए बनाना है, तो बस बीच में ऐसा दिखा दिया, बीच में ऐसा दिखा दे। इसका मतलब 2 नहीं है, इसका मतलब 2 नहीं है, इसका मतलब 1 है। रीजन ये तो स्फेरिकल नोड है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसका मतलब एक ही है। अगर यहीं पर मेरे को, ये तो 3p के लिए था, अगर मुझे 4p के लिए ड्रॉ करना होता तो मैं ऐसा बनाता, और यहां पर एक नोड ऐसे बना देता, एक यहां बना देता, ये तो ये मेरे लिए 2 नोड्स हो गए, रेडियल नोड्स। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ये 4p हो गया। क्लियर है? तो ऐसा पिक्चर भी आपको दे सकता है, बाउंड्री सरफेस डायग्राम आपको दे सकता है, और फिर आपसे बात कर लेगा वो ऑर्बिटल्स की। तो हम ऑर्बिटल आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम देख करके। चलो ये हटा दें। देखो नोडल प्लेन्स करके लिखा हुआ है, नोडल प्लेन्स करके, याद है आपको? एंगुलर नोड्स करके बताया था मैंने, उन्हीं की बात कर रहे हैं ये। तो अगर तुमसे ये बोला जाए कि एस ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल कैसा होता है? ये एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल में ध्यान से देखने से पता चल रहा है कि आप किसी भी एंगल पे जाएं, किसी भी एंगल पे जाएं, किसी भी एंगल पे जाएं, आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी ही मिलेगी। क्या दिख रहा है? किसी भी एंगल पे जाएं, हर जगह आपको प्रोबेबिलिटी मिल रही ना, किसी पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पे। करेक्ट? तो उसका डायग्राम ही यही है, बाउंड्री सरफेस डायग्राम देख लो।
तो इसका मतलब है कि इसमें जो है एंगुलर नोड्स कितने होंगे? 0। एस में एंगुलर नोड्स 0 होते हैं। और मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, उसको भी चेक कर लो। एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू एल लिखा है। बताइए एस ऑर्बिटल के लिए, एस सबशेल के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। वही तो लिखा है। इसीलिए तुमने देखा होगा मैंने शुरू किया है पी से, क्योंकि एस में तो होता ही नहीं है। आप 1s ले लो, 2s ले लो, 3s ले लो, सबके लिए नोडल प्लेन्स कितने होंगे? 0। ऐसा कोई प्लेन आप ड्रॉ नहीं कर सकते जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 हो। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये चीज पहले आप हाईलाइट कर लो कि फॉर एस ऑर्बिटल नोडल प्लेन्स का नंबर कितना है? 0। एंगुलर नोड 0 है। अब आते हैं पी ऑर्बिटल में। पी ऑर्बिटल कोई भी हो, px हो, py हो, pz हो, कोई भी पी ऑर्बिटल हो, तो किसी पर्टिकुलर पी ऑर्बिटल के लिए जब हम बात करेंगे, पी ऑर्बिटल के लिए बताइए एल की वैल्यू कितनी होती है? 1। यानी कि कितने नोडल प्लेन्स होंगे? 1। तो आप देखो px के लिए दिख रहा है ये बेटा, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस में गया, तो तुम्हारा जो वाईजेड प्लेन हो जाएगा वो तुम्हारा नोडल प्लेन हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये पी वाई ले लिया तुमने, तो ये तुम्हारा जो एक्स जेड प्लेन होगा वो नोडल प्लेन बन जाएगा। पीजेड में एक्स वाई जो होगा वो नोडल प्लेन हो जाएगा। तो नोडल प्लेन वो प्लेन है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 है। दैट्स इट। तो इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, खाली एल की वैल्यू देखना, आपका आंसर आपकी पॉकेट में आ गया। कॉपी कर लेना तो बताना बेटा। वेरी गुड बेटा। अब थोड़ा सा डी के लिए समझना थोड़ा सा टफ है, बट आप ध्यान से देखोगे तो वो भी समझ में आएगा। पहले तो ये भूल जाओ कि सामने क्या दिया है। तुम मेरे को ये बताओ डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 2। इसका मतलब अगर तुमको कोई डी ऑर्बिटल दिया है तो तुम्हारे पास नोडल प्लेन उस डी ऑर्बिटल के लिए कितना होगा? 2। दैट्स इट। बस वो सामने डायग्राम में दिखा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। देखो डी एक्स वाई, डी एक्स जेड दिया हुआ है, डी वाई जेड दिया है, सबके 2-2 प्लेन्स दिखा रहा है। यहां पर खाली डी जेड स्क्वायर में ध्यान देना बेटा। यहां प्लेन के बदले नोडल कोन होता है, यहां पर ये कोन के फॉर्म में है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है डी जेड स्क्वायर में, बाकी सब नॉर्मल है। कॉपी कर लेना तो बताना बेटा। या आप केवल लिख भी लोगे तो भी चलेगा, इतना कोई वो तुम्हें ड्रॉ करना, सब्जेक्टिव पेपर तो आने नहीं वाला है ना। और तुम्हें केवल ये पता होना चाहिए कि एल की वैल्यू क्या है। हो गया? ये नोडल कोन्स वाला बना लेना। हाँ, बाकी सब जगह प्रोबेबिलिटी है, वो नोडल जो कोन के फॉर्म में दिख रहा है वहां पर हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 है। थोड़ा सा अलग सा है, बट
ठीक है, एक ही तो है जो आपको अलग से याद रखना है, बाकी सब तो बड़े आराम से आपको दिखाई दे रहे हैं। नोडल प्लेन्स या नोडल सरफेसेस भी बोलते हैं बेटा, हाँ पता है, हल्का फुल्का टर्म इधर से उधर हो गया तो आप कंफ्यूज हो गए, ऐसा नहीं होना है। अब ये नेक्स्ट पार्ट है जो हम अभी ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लो, जल्दी आ जाना, इंटरेस्टिंग पार्ट चल रहा है और डिफिकल्ट वाला भी पार्ट है, और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस अब ज्यादा हो गए हैं।